नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं देश का सवाल। आज से गणेश महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। पूरे देश में इस उत्सव की धूम दिख रही है। 10 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव ज्ञान, बुद्धि, विवेक को बढ़ाता है, क्योंकि भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि के दाता माने जाते हैं। इतिहासकारों के अनुसार महाराष्ट्र के पुणे से गणेश उत्सव की शुरुआत हुई थी। मुंबई में लाल बाग के राजा प्रसिद्ध पंडालों में से एक हैं। खास बात एक है कि हर साल की तरह इस साल भी उत्तर भारतीय पूरे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मराठी हिंदी भाई भाई, भाइयों ने कराई लड़ाई। सबका साथ सबका विकास, फिर क्यों हिंदी का तिरस्कार। श्री गणेश हरेंगे भाषा विवाद का क्लेश। महाराष्ट्र समेत देश भर में आज से गणेश चतुर्थी की धूम से शुरुआत हो गई। मुंबई के सबसे मशहूर लाल बागचा राजा की एक झलक पाने को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस बार लाल बागचा राजा का रूप अत्यंत मनमोहक और दिव्य नजर आ रहा है। चारों ओर गणपति बप्पा मोरिया के नारे गूंजामयान हैं। पूरे महाराष्ट्र में मंदिर से लेकर घरों तक गणपति बप्पा पधार चुके हैं, यानी श्री गणेश हो चुका है। पूरे महाराष्ट्र में भव्य पंडाल सजाए गए हैं। तमाम नेताओं ने अपने अपने तरीके से परिवार के साथ गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने भी अपने परिवार के साथ भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। पुणे से लेकर नागपुर, मुंबई से लेकर नासिक तक गणपति बप्पा की धूम है। जगह जगह महिलाएं आरती गा रही हैं, तो पुरुष भगवान गणेश के जयकारे लगा रही हैं। मंदिरों में लाखों भक्तों की भीड़ है। गौर करने वाली बात यह है कि जिन पंडालों में गणपति बप्पा विराजमान हैं, उन्हें बनाने में सैकड़ों उत्तर भारतीय भी शामिल हैं। भगवान गणेश की जिन मूर्तियों की मराठी भाषी पूजा अर्चना कर रहे हैं, उन्हें बनाने वाले सैकड़ों मूर्तिकार उत्तर भारतीय यानी हिंदी भाषी हैं। पूजा सामग्री से लेकर दूसरे जरूरी सामान बेचने वाले भी सैकड़ों उत्तर भारतीय ही हैं। ये वही उत्तर भारतीय हैं जिनके खिलाफ राज ठाकरे ने मोर्चा खोल रखा है। कभी रेस्टोरेंट के मालिक को थप्पड़ जड़ दिया, तो कभी गैर मराठी होने के नाम पर लोगों की पिटाई कर दी। अगर कोई मराठी भाषा में बात नहीं कर पाता, तो उससे जबरन मराठी बोलने का दबाव बनाया जाता है। और अगर वो मराठी ना बोल सका, तो उसकी जमकर पिटाई कर दी जाती है। राज ठाकरे की पार्टी MNS के कार्यकर्ता कुछ इसी तरह के कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। राज ठाकरे का एजेंडा साफ है। वो चाहते हैं कि गैर मराठियों को निशाना बनाने से आने वाले BMC चुनाव में उन्हें मराठियों का भरपूर साथ मिल जाएगा। शायद वो चुनावी बैतरणी को पार कर जाएं। हालांकि वो ये भूल जाते हैं कि हाल ही के बेस्ट चुनाव में मुंबई की जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया है। बावजूद इसके वो गैर मराठियों को निशाना बना रही हैं। राज ठाकरे जिन गैर मराठियों या हिंदी भाषियों को निशाना बना रही हैं, वो ही लोग कभी कारीगर के रूप में, तो कभी मजदूर के रूप में, तो कभी मूर्तिकार के रूप में मुंबई के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मराठियों की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। राज ठाकरे के इस खेल में अब उनके भाई उद्धव ठाकरे भी शामिल हो चुके हैं। बेशक वो सभी भाषाओं का सम्मान करने का दम भरते हों, लेकिन मराठी के नाम पर वो भी समझौता करने को तैयार नहीं। वो भी दबे मन से ही सही, लेकिन राज ठाकरे का साथ दे रहे हैं। आपको बता दें कि गणेश उत्सव चतुर्थी से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी को गणेश विसर्जन के साथ संपन्न होगा। यानी ये उत्सव पूरे देश भर में 10 दिन तक धूमधाम से मनाया जाएगा। इतिहासकारों के अनुसार गणपति उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र के पुणे से हुई थी। मुंबई में लाल बाग के राजा सबसे मशहूर गणेश पंडाल है। इस उत्सव को विनायक चतुर्थी या विनायक चविथी के नाम से भी जाना जाता है। इस उत्सव में गणेश जी को नई शुरुआत के देवता, बाधाओं को दूर करने वाले, साथ ही ज्ञान और बुद्धि के देवता के रूप में पूजा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जब मुंबई के तमाम पंडालों में हजारों हिंदी भाषी शामिल हो रहे हैं, मूर्तियों से लेकर पंडाल तक गैर मराठी या हिंदी भाषी ही तैयार कर रहे हैं, तो क्या गणेश चतुर्थी से मुंबई में एक नई शुरुआत होगी? मराठी और हिंदी भाषी के बीच जारी तनाव खत्म होगा? मराठी और हिंदी भाई भाई वाली बात चरितार्थ होगी? क्या श्री गणेश हर पाएंगे भाषा विवाद का क्लेश? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त यूसुफ अब्राहनी पूर्व विधायक इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उन्हीं के पास चलूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर वो इस मसले पर क्या कहते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में अब चारों तरफ गणेश उत्सव की धूम देखी जा रही है। यूसुफ साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि बड़ा अच्छा मौका होता है और जब गणेश उत्सव होता है तो हर राजनीतिक पार्टी के लोग, हर समाज के लोग सब कुछ भूलकर इस गणेश उत्सव में लग जाते हैं। तो अब तक जो महाराष्ट्र में चल रहा था, यानी कि भाषा विवाद चल रहा था, उत्तर भारतीय बनाम मराठी चल रहा था, मनसे और तमाम राजनीतिक पार्टी अपना खेल खेल रही थी, क्या हम माने कि गणेश उत्सव की शुरुआत के साथ एक बेहतर संकेत निकल कर आएगा, या अभी कहना जल्दबाजी होगा? देखिए, ये बहुत ही बेहतर मौका है। मैं समझता हूं कि उद्धव ठाकरे साहब और राज ठाकरे साहब समझ चुके हैं कि हिंदी भाषी लोग हमारे महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा लोग हैं और ये अच्छे लोग हैं जो अपना प्रदेश छोड़कर यहाँ आते हैं काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, रोजी रोज़गार कमाने के लिए। तो उन पर इस तरह जुल्म करना, ज़्यादती करना, उनको ये मजबूर करना कि आप मराठी बोलो, तो ये बाउंस बैक हुआ है, उन पर गिरा है। अब वो डर चुके हैं कि अभी जो जितने भी इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें उनकी बहुत बुरी हार हो रही है और राज ठाकरे जी की मजबूरी है कि उनकी पार्टी तो इतनी बर्बाद हो चुकी है, एक सिंगल एमएलए नहीं, एक सिंगल नगर सेवक नहीं, कोई खासदार नहीं, तो पार्टी को जिंदा करने के लिए वो ऐसे मुद्दे की तलाश करते हैं और ये मुद्दा उनको मिला भी। लेकिन उसके मुद्दे का जब यहाँ ये बात चली हिंदी मराठी की, तो सबने ये किया कि भाषा होती है बातचीत करने के लिए, प्यार मोहब्बत की बात करने के लिए, आपस में मिलजुल बढ़ाने के लिए। ये नफरत का काम नहीं हो सकता। आप किसी को मजबूर करके, मार कर, धमकी देकर बुलाओगे मराठी तो कोई नहीं बोलेगा। हमारा यूपी का, बिहार का आदमी बिल्कुल नहीं बोलेगा, उसको आती नहीं है। वो सीखना चाहे तो मुश्किल है सीखना अभी इतनी बड़ी एज में। लेकिन ये है कि इस देश के अंदर हर प्रांत का आदमी हर जगह रहता है, हमको आज़ादी, हमको फ्रीडम है। तो ऐसा करना कितनी छोटी बात है। तुम देश की तरक्की के लिए, देश के लोगों की तरक्की के लिए काम करो। सियासत तो इसीलिए होती है ना कि देश आगे बढ़े, देश का हर इंसान आगे बढ़े, हर कौम का आदमी आगे बढ़े, हर भाषा बोलने वाला आदमी आगे बढ़े। आप एक को मार के मराठी वोट हासिल करने की कोशिश करोगे तो मराठी समझता है, जो मराठी हमारा है महाराष्ट्र का, और बहुत समझदार, बहुत होशियार है। उसने मनसे को छोड़ दिया है, उसने यूबीटी को भी छोड़ दिया है। अब इनको वोट नहीं मिलने वाला। तो ये इनकी गलत नीतियां थी जिसके आज वो परेशान है। देखिए, अभी इलेक्शन हुआ बेस्ट का, वो बुरी तरह हारे वो। तो इससे क्या मालूम होता है, आज ये गणपति का इतना बड़ा त्यौहार जो होगा तो तमाम मंडल, तमाम जो काम हो रहा है चारों तरफ, हमारे यूपी बिहार के लोग ही कर रहे हैं। वो जब काम पड़ता तो काम उनसे से लेना है, और बाद में अपनी सियासत के लिए उनको मार के उनको अपना वोट बैंक बढ़ाना है, तो ये कहाँ से पॉसिबल है? ये बड़ी बात कर रहे हैं। राजलक्ष्मी जी मेरे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजलक्ष्मी जी, जिस बात का जिक्र यूसुफ साहब कर रहे हैं, क्या आप भी वैसा ही मानती हैं? नमस्ते मनोज जी, और सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया। देखिए, गणेश जी महाराष्ट्र के लिए और खास करके मुंबई के लिए ये तो विघ्नहर्ता है। और आज आप देख रहे होंगे कि ये दोनों भाई जो हैं, ठाकरे ब्रदर्स, ये आज जो मिले हैं गणेश चतुर्थी के लिए, ये भी एक संकेत है कि ये एक मुझे ये साफ साफ नजर आ रहा है कि ये एक राजनीतिक मेल है इनका। देखिए, ये सब जो पूरी जो घटनाएं हो रही है, ये सब जो लैंग्वेज वॉर हो रहा है, ये सब जो मराठी बनाम जो हिंदी और अन्य भाषाओं के प्रति हो रही है, ये सब जो है, ये पूरा का पूरा जो है खत्म हो जाएगा आपके बीएमसी इलेक्शन के बाद। तो ये क्योंकि महाराष्ट्र में, जैसे अभी पूर्व पैनलिस्ट भी कह रहे थे कि ये जो मराठी के प्रति किसी को द्वेष तो है ही नहीं। ऐसे गिने चुने कुछ लोग होंगे जिन्होंने ऐसे कुछ प्रकट किया होगा कि हमें मराठी सीखनी नहीं है,
तो मराठी के प्रति ऐसे तो अगर आप देखें तो लोगों को ऐसा कुछ ये है ही नहीं, उनके उसके प्रति द्वेष है नहीं। और यहाँ के जो मराठी जो मुंबईकर हैं, जो महाराष्ट्र के जो लोग हैं, उनको भी वैसे तो हिंदी के प्रति कुछ ऐसा द्वेष है नहीं। ये जो है ये खास करके अभी अचानक से उतने उतने दिन में जो है, जैसे जैसे इलेक्शन आते हैं तो कुछ कुछ जगह पर ये ऐसे लैंग्वेज वॉर प्रकट होते हैं। तो ये इलेक्शन का मुद्दा है। मनोज जी, आपने देखा होगा, सुना होगा कि कैसे अभी आज ममता बनर्जी आज बता रही थी कैसे उनको जैसे वेस्ट बंगाल में उनको जो उनके बंगाली लोगों को जो उनको आकर्षित करना था, तो उन्होंने क्या कहा कि ट्रम्प अमेरिका से गुजरातियों को तो बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे बंगाली भाइयों को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। वो वहां वो उनकी जरूरत हर किसी को है। तो ये बंगाली विरुद्ध हिंदी का ये विषय आया कहाँ से? ये उसी प्रकार से आप देखेंगे तो तमिलनाडु में भी ये जो है उनको हिंदी के प्रति इतनी द्वेष वो प्रकट करते रहते हैं। ये हिंदी का विरोध ये उनके लिए एक जैसे एक मुद्दा है। वो जब जब उनको एक पॉलिटिकल कार्ड की जरूरत पड़ती है, वो ये हिंदी के विरुद्ध बात करने की प्रयास करते हैं, हिंदुओं के विरुद्ध बात करते हैं। तो ये सब जो है उनके लिए राजनीतिक एक मुद्दा है, राजनीतिक कार्ड है, पॉलिटिकल कार्ड है उनके लिए। तो इसी तरह आज अब आप देखिए कि ये जो मामला है ये कहाँ से आया। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कुछ शो में कि ये जो स्कूल में हिंदी सिखाने के विषय के ऊपर से आया है, और वही जो विषय उद्धव ठाकरे खुद अपने हाथ से जिसको वो उसको सैंक्शन करते हैं और उसको हामी भर देते हैं, उसी विषय पर आज वो आप देखिए कि कैसे एकदम लड़ पड़े हैं उसके ऊपर से। और अभी उसको थोड़ा सा अभी उसमें फेरबदल हुआ है। ऐसा नहीं है कि हिंदी नहीं सिखाया जाएगा महाराष्ट्र में। हिंदी तो सिखाया जा रहा है वैसे तो 1968 से सिखाया जा रहा है। 3 भाषाएं सिखाई जा रही हैं, आज भी सिखाई जाएगी। बस केवल इतना फर्क हो गया कि पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक उसको न सिखाते हुए थोड़ी बाद में सिखाया जाएगा। लेकिन हिंदी सिखाना तो ये आवश्यक है। और मराठी के विरुद्ध तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। मराठी यहाँ पर हर किसी को आना अनिवार्य है, इस पर कोई दो राय है ही नहीं। आप देखिए अभी आज अगर आप मुंबई में आपके रिपोर्टर जाएंगे तो उन्होंने देखा होगा कि जगह जगह पर जो सार्वजनिक गणेश मंडल जो पंडाल वगैरह लगते हैं, तो वहां हर जगह हर कोई, हर भाषा के लोग, हर प्रांत से लोग आकर वहां पर पूरी तरीके से श्रद्धा से, वहां पर कितनी श्रद्धा से, कितनी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो 6 पंडाल लगे हैं, उन 6 पंडालों में आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि कौन मराठी है और कौन उत्तर भारतीय है। हर कोई श्रद्धा के साथ वहां पर उपलब्ध होता है। शाइना जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। शाइना एनसी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि गणेश चतुर्थी का त्यौहार शुरू हो गया है, पंडाल सज गए हैं और ये कहा जाता है कि गणेश जी बुद्धि के देवता है, वो बुद्धि देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं। तो क्या ऐसे लोग जो मारपीट कर रहे हैं, ऐसे लोग जो मुंबई की शांति को भंग कर रहे हैं, ऐसे लोग जो अपने राजनीतिक एजेंडे पर भाई भाई के बीच, समुदाय के बीच लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को गणेश जी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर, क्योंकि प्रतिमा के सामने तो वो पहुंच गए, उन्होंने पूजा भी कर ली और लड्डू भी चढ़ा दिए, लेकिन क्या ऐसे लोगों को सद्बुद्धि आएगी? आपने बिल्कुल सही कहा। आज गणपति बापा का जो आगमन रहा है और जिस ढंग से हम सभी कहते हैं कि गणपति बापा का मतलब है हमें बुद्धि देना, सद्बुद्धि देना, और साथ साथ आज हमारे जैन समाज के पर्युषण को लेके भी एक हम सब कहते हैं मिच्छा में दुक्कड़म, यानी कि जो हमने जाने या अनजाने में आपको दुख दिया है तो हमें माफी मांगनी चाहिए एक दूसरे को। तो मैं मानती हूँ कि ये भाषा का जो विवाद है, ये कभी कभार आप विश्लेषण करने जाओ तो क्या है, हम सब मराठी अस्मिता, मराठी भाषा
और मराठी मानुस के लिए खड़े हैं और हमें गर्व है कि लोग मराठी भाषा में महाराष्ट्र में बात करें। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मारपीट करें। और जब भारत की विशेषता है अनेकता में एकता, जहां विशेषता ये है कि हर एक समुदाय के लोग एक दूसरे का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें। इस रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान सिर्फ गणपति तक सीमित नहीं है या पर्युषण जैन त्योहार तक सीमित नहीं है। हर एक जात पात धर्म के लोग यही मानते हैं कि भारत और खास तौर से महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के इस पवित्र भूमि में संस्कृति सभ्यता नंबर 1 रहा है और हमने कभी भी मारपीट तक को स्वीकार नहीं किया है। तो मैं सिर्फ ये विनंती करूंगी कि जब हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ, राजनीति को 1 मिनट साइड पे रखते हुए ये समझ लीजिए कि महाराष्ट्र का इतिहास क्या है और महाराष्ट्र की संस्कृति की सभ्यता क्या रही है। जो विशेष दर्जा का जो महाराष्ट्र को मिला है और मराठी भाषा को मिला है, वो एक प्रयत्न रहा है। संयुक्त महाराष्ट्र एक प्रयत्न रहा है। भाषा के विवाद को लेके भी जब आदरणीय देवेंद्र फडणवीस, हमारे खुद नेता एकनाथ जी शिंदे और अजीत पवार ने ठान लिया है कि डॉक्टर नरेंद्र यादव जी के कमेटी के अनुसार सभी स्टेक होल्डर्स का राय मत लिया जाएगा, तो फिर मारपीट क्यों? अपने आप को उजागर करने के लिए या फिर सिर्फ स्थानिक स्वराज और बीएमसी के इलेक्शंस को देखते हुए? मेरे साथ यूसुफ भाई मौजूद हैं। यूसुफ साहब, तमाम बातों के साथ साथ ये विषय तो चल ही रहा है, त्योहारों का जिक्र भी हो गया और ये भी जिक्र हो गया कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पोल्यूशन का जिक्र भी शाइना जी ने कहा कि देखिए हमारे जो समाज है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज हो, जैन समाज हो, कोई भी समाज हो, हर समाज में मौका दिया जाता है कि भाई आपसे गलती हो गई या आपको लगता है कि ये नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है कि आप माफ़ी मांग लो कि भाई जो हुआ वो हुआ, गलती हो गई और मेरी वजह से अगर किसी को तकलीफ पहुंची हो तो मैं माफ़ी मांगता हूं। लेकिन बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है और मुंबई को बड़ी अजीब सी नज़र लग गई है। एक तरफ मारापीटी हो रही है, भाषा विवाद हो रहा है और मेरे पास तो अभी जानकारी आ रही है कि मुंबई में एक कारोबारी को जान से मारने की धमकी दी गई है। पाकिस्तान से यह धमकी दी गई है और धमकी देने वाला व्यक्ति गैंगस्टर छोटा शकील गिरोह का बताया जा रहा है और जो पैसा फिरौती मांगने की बात की गई है वो साहब करोड़ों रुपए में मांगी गई है। क्या हो गया मुंबई को? देखिए मुंबई एक बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ हर धर्म के, हर जात के और हर प्रांत के लोग रहते हैं। बड़ा एकदम वाइब्रेंट सिटी है ये। यहाँ लोग अपना सपना लेकर पहुँचते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है उदय ठाकरे जी से और राज ठाकरे जी से कि लोग बड़े बड़े सपने देखकर मुंबई पहुँचते हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है उनका मान सम्मान, उनकी इज्जत करना, उनकी भाषा की कदर करना। वो जो अगर भाषा बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनको मौका देना चाहिए। आप मजबूर करके, मार तोड़ कर, धमकी देकर बोलो ये कहोगे, क्योंकि ये क्या हुआ है कि जब बाला साहब ठाकरे थे तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं वो, और काफ़ी अच्छा कामयाब हुए इसमें। तो उसके बाद से बार बार ये एक्सपेरिमेंट होता है, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं अब वो कामयाब नहीं होंगे। खास करके हिंदी मराठी का जो इन्होंने माहौल शुरू किया है तो उससे एक नुकसान हो रहा है उनको अभी। इवन हमारा मराठी समझता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स के लिए लोग कर रहे हैं, इनका साथ नहीं दे रहे। इसके लिए इनको इलेक्शन में बहुत बुरा इनका असर होगा। खास करके मन से तो डूब चुकी है। और राज ठाकरे जी का जो तरीका है बात करने का, जो जिस तरह चेहरे पे गुस्सा रहता है, लोग एक्टिंग करते हैं, तो उनको ये कहना चाहिए कि आप एक्टिंग का कोर्स कर लो या पिक्चर में काम करो, ये छोड़ दो राजनीति। क्योंकि आपका बेटा खुद इलेक्शन हार चुका है, तो अब आपको सोचना चाहिए कि मनसे पार्टी को आपका बंद करने का। अब ठीक है, उदय ठाकरे जी साथ में आए तो थोड़ी ताकत बढ़ेगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस बार कॉरपोरेशन इलेक्शन में यहाँ के मराठी ये साबित करेंगे कि ये दोनों भाई को वोट नहीं देना चाहिए। ये लोग भाषा का विवाद करते हैं, लोगों को मार तोड़ करते हैं, बल्कि मराठी प्यारी भाषा है, उसको बढ़ाने के लिए उनको लोगों को एनकरेज करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। बाहर से कोई आदमी काम करने आएगा, बैंक का जॉब है या कहीं कारीगरी करता है, तो उसको सीखने को टाइम लगेगा ना। तो आप उसको प्यार दो, क्योंकि भाषा प्यार बढ़ाती है, भाषा लोगों को करीब लाती है। दूर रखने का काम नहीं भाषा का। ये कभी हुआ नहीं हिंदुस्तान के अंदर। ये पहला महाराष्ट्र है जहाँ मतलब हिंदी मराठी का विवाद शुरू किया उन्होंने।
तो मैं समझता हूँ कि उनको अल्लाह सद्बुद्धि दे कि ये झगड़े बंद कर दे और लोगों को धमकी देना, मारना, पीटना, क्योंकि इनको नुकसान हो रहा है। और ये कहीं भी हमारी कोर्ट्स को चाहिए कि सुमोटो एक्शन ले उनके ऊपर, हमारी पुलिस को चाहिए कि उन पर एक्शन ले। जब एक्शन बढ़ेगा तब ये लोग सुधरेंगे। ये बड़ी बात है कि जब एक्शन बढ़ेगा तब ये लोग सुधरेंगे। राजलक्ष्मी जी मेरे साथ मौजूद हैं। राजलक्ष्मी जी, जब ये परिणाम निकल कर आया, बेस्ट का परिणाम निकल कर आया, लगा कि चीज़ें सुधर जाएंगी, लेकिन नहीं सुधरी। 24 तारीख को नांदेड़ में एक व्यक्ति के साथ फिर मारपीट की गई और मारपीट करने वाला एमएनएस का व्यक्ति था जिसका नाम जावेद था। मनोज जी, उस दिन भी हमारी बात हुई थी इस विषय पर, और मैंने आपसे वही कहा था कि अगर उनको सीख लेनी होती तो बहुत पहले लिया होता। देखिए, एक बात मैं आपसे शेयर करूं कि राज ठाकरे जी जो है वो बड़े ही डायनामिक लीडर रहे हैं, और बहुत सारे युवा जो हैं महाराष्ट्र के, वो उनके बड़े अच्छे बड़े फैंस रहे हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि उन्होंने जो अभी मुद्दे उठाए हैं ना, ये सभी थोड़े से जैसे मुझे लगता है कि नॉन इफेक्टिव है, या फिर वो उनका थोड़ा सा उस पे से मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है उनके जो विश्लेषण है उसमें, क्योंकि उनको अभी पता चल जाना चाहिए होता कि ये अभी जो वो यूबीटी के साथ जो हाथ मिला रहे हैं, तो वो उसमें कुछ फायदा उनका वैसा होगा नहीं, क्योंकि यूपीटी का खुद का उनका जो है उनका जो होल्ड है मुंबईकर के ऊपर या महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर, ये निकल गया है। आप देख रहे होंगे कि जो विधानसभा के जो इलेक्शंस थे उसमें उनका क्या हश्र हुआ। वो इसीलिए तो हुआ कि उनकी जो ग्राउंड रियलिटी है उस पर से, और उनकी जो कोर वोटर बेस है, उनके जो पहले जो मुद्दे होते थे या उनका जो स्टैंड होता था, उनका जो कोर एक आइडियोलॉजी थी, उससे वो पूरी तरीके से भटक गए हैं। और अभी आज ऐसे देखा जाए तो राज ठाकरे जी भी उनके साथ में ही आ गए हैं। तो दोनों की जो है वो जो कोर वोटर बेस की जो कोर आइडियोलॉजी है उससे वो दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। मराठी अस्मिता अगर आपको उसी दिशा में जाना था तो वो ऐसा भी तो कर सकते थे, वीडियोस डालने ही होते तो ऐसे वीडियोस डालते कि अच्छा ये लोग जो है ये बड़े अहंकार से कह रहे हैं कि हमें मराठी नहीं सीखनी, तो वीडियोस भी डाल देते। तो जो जिन लोगों को मराठी पे गर्व है वो उनको व्यापार नहीं करने देते। तो ये उनको मारपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उनको उधर तोड़फोड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो केवल इतना कह देते कि देखिए इनको मराठी पर गर्व नहीं है, ये मराठी के खिलाफ है, तो उससे भी काम चल जाता। लेकिन उनको जो है इसको हाइप करना था, उनको ये जताना कोई था खिलाफ नहीं है मराठी के। लैंग्वेज वॉर है यहाँ पर, जो नहीं है। मनोज जी, ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि यहाँ पर एक लैंग्वेज वॉर है, और जो कि नहीं है। क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि गिने चुने जो है कुछ लोग हैं जो कहते होंगे कि नहीं हमको मराठी नहीं सीखनी है। ऐसे कोई क्यों कहेगा? क्योंकि हर कोई देखिए, आप कहीं पर भी जाएंगे तो वहां की जो लोकल लैंग्वेज है उसको सीखने का प्रयास तो हर कोई करता है उसका सीखने का प्रयास हर कोई करता है और करता भी है। और हमने देखा भी है, जितने भी लोग हैं वो अगर पुराने हैं तो उनको मराठी आती है, नए हैं तो मराठी सीखने की कोशिश करते हैं। वो तमाम सारी चीज़ दिखाई दे रही है। मैं यूसुफ साहब आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या बीएमसी के इर्द गिर्द मराठी मुद्दों को छेड़ने की कोशिश की जा रही है? हमने भाषा विवाद देखा, अब मराठा आरक्षण विवाद देख रहे हैं, क्योंकि जो आरक्षण विवाद में जो मनोज जरांगे है वो जालाना से मुंबई की तरफ रवाना हो चुके हैं अपने काफिले के साथ। बड़ा भयानक काफिला है, वो आज़ाद मैदान में पहुंचेंगे, वहां पर भूख हड़ताल करेंगे। वो भी मराठी भाषा विवाद था, ये भी मराठा आरक्षण विवाद है। और इस बीच जो है बीएमसी का चुनाव कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आरक्षण मिलना चाहिए, मराठा समाज को मिलना चाहिए। जैसा कि पिछली असेंबली में दोनों मराठा के और मुसलमानों के लिए आरक्षण तय हुआ था, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण को कैंसिल किया। ये उनका डिमांड बिल्कुल सही है, ये होना भी चाहिए। हम भी उसकी फेवर में है कि मराठा को आरक्षण मिलना चाहिए। साथ साथ में मुसलमानों को भी एजुकेशन में और जॉब्स में आरक्षण मिलना चाहिए। देखिए, आप अगर सच्चर कमेटी रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि सबसे पिछड़ी हुई कौम
इवन हमारे जो दलित भाई हैं उनसे भी पिछड़े हुए कौम हमारे मुसलमान हैं, तो उनको भी मिलना चाहिए, हम उसकी फेवर में हैं। लेकिन इलेक्शन पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। जो कॉरपोरेशन इलेक्शन होता है उसके मुद्दे अलग होते हैं। आप देखिए गली मोहल्ला, सड़क, बिजली, पानी, ये सब मुद्दे रहते हैं, और इसमें शिवसेना ने, मनसे ने कोई काम ही नहीं किया। तो इस बार हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी, जिसका मैं एक वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, हम इस पार्टी को आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी सेक्युलर है। हर कौम के, हर जात के, हर मज़हब के और हर भाषा के मानने वाले लोगों को साथ में लेके चलेंगे, तो ये पार्टी एक बड़ा ऑल्टरनेटिव बन सकती है। उस पर लोग मेहनत करते हैं। हम लोग किसी मज़हब की बात नहीं करेंगे। अखिलेश यादव जी देखिए आप यूपी के अंदर कि 3rd लार्जेस्ट पार्टी है पूरे हिंदुस्तान की, तो हमको ये बताया गया है कि हर मज़हब का आदमी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और देश के लिए इम्पोर्टेंट है। सबका साथ, सबका विकास, सबको आगे लेके जाना और सबकी तरक्की होना चाहिए। लेकिन ये इलेक्शन में मराठी का इश्यू बिल्कुल नहीं रहेगा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, न यूपीटी को न मनसे को। उससे बिल्कुल फायदा नहीं होना। शाइना एनसी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहला तो भाषा विवाद, और भाषा विवाद के साथ साथ मुझे लगता है कि राजलक्ष्मी जी कुछ कहना चाहती हैं, एक बार उनके पास चलते हैं। जी मनोज जी, ये आप जरांगे के विषय में कुछ कह रहे थे जी। तो देखिए, ये जो रिजर्वेशन की बात है, जो मराठा रिजर्वेशन की बात है, ये बड़े, आप सोचे कि कितने ये पूरी तरीके से उनकी जो हिपोक्रेसी है वो नजर आती है। क्योंकि जो पूर्व की जो सरकारें हैं थी, जो जैसे जिसमें शरद पवार जो खुद मराठा हैं, वो उसमें थे, और उसके होते हुए भी उन्होंने उस विषय में कुछ किया नहीं। लेकिन उनके खिलाफ या उनके विरुद्ध वो कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। और यहाँ तक कि जो सरकार कह रही है कि हम इस विषय में करेंगे, हम इस पर बात करेंगे, जो पॉजिटिवली उनको जो रिस्पांस दे रही है, उनको वो आज मतलब यहाँ तक कि उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है उनके देवेंद्र जी के खिलाफ। आप सोचिए कि ये पूरी तरीके से पता चलता है कि वो जब कहते हैं कि पुरानी बातें आप छोड़ दीजिए, आप आज जो है, आज की जो परिस्थिति है उस पर बात करिए, उसके हिसाब से काम किए जाए। लेकिन शाइना जी की सरकार है, शाइना जी की सरकार क्या सोचती है? शाइना जी, क्या बीएमसी के चुनाव में मराठी के मुद्दे पर सरकार को या सत्ता में बैठी जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं, सहयोगी पार्टी हैं, उन्हें उलझाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि मराठी भाषा विवाद अभी खत्म हुआ नहीं था, लगातार चल रहा है। अब मराठी आरक्षण विवाद शुरू हो गया और मनोज जरांगे साहब निकल चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो भूख हड़ताल करेंगे, उठाएंगे नहीं। अनम्यूट कर लीजिए शाइना जी। शाइना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मनोज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज। देखिए, सर्वप्रथम हम सब ये मराठी भाषा को लेके विवाद की बात कर रहे हैं। क्या आपको याद है कि जब 2022 में 26-27 जनवरी को उद्धव ठाकरे जी थे मुख्यमंत्री, और उन्होंने डॉक्टर माशेलकर के जो रिपोर्ट के अनुसार बोला था कि 3 भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, सीखना चाहिए, 1 क्लास से 12वीं कक्षा तक, वो है हिंदी, इंग्लिश, मराठी। ये सुझाव हमारा था भी नहीं। उसके बावजूद जब एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, इन सभी ने कहा कि ये जीआर को निकालने की आवश्यकता है, तब नरेंद्र यादव जी के यहाँ रिपोर्ट में ये कहा गया कि मराठी जो है वो मैंडेटरी है, बाकी सब कुछ ऑप्शनल है। जो आप महाराष्ट्र में रहते हैं, जैसे कि हम सब बहुत सदियों से रहते हैं महाराष्ट्र में, हम यकीन से कह सकते हैं कि लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि आप मराठी भाषा में बात कीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अपने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के लिए सिर्फ बीएमसी के इलेक्शन के पहले मारपीट तक उतरना, अपने आप को उजागर करना, एज यू से कि आज है पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि आप जिस अंदाज से काम करो उस अंदाज से वोटर आपको स्वीकार करेगी या न करेगी। बीएसटी के छोटे इलेक्शन को आप देखिए, जहां 99% मराठी वोटर्स हैं, उन्होंने ये उबाटा मनसे को नकारा।
शून्य मिला उनको और 21 मिला महायुति को। क्यों? क्योंकि मराठी मानुष स्वयं ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कि भाषा का विवाद को लेके आप उनके नाम पे राजनीति करें। तो आज जब हम कहते हैं कि दिस इज द टाइम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, इट इज इम्पेरेटिव टू अंडरस्टैंड कि मराठी, हिंदी ये भारत की एक प्रांत का मुद्दा नहीं है। हर एक प्रांत में आप चाहेंगे कि सन्स ऑफ द सॉइल्स भाई भाई के जैसे रहें, सब एकजुट रहें, अनेकता में एकता, और यही रही है भारत की संस्कृति। और हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति तो इससे भी तेज है, जहाँ आप देखें कि सावित्रीबाई फूले हो, आप देखें कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हो, सभी जो हमारे संयुक्त महाराष्ट्र में जिन्होंने काम किया, उन्होंने एक ही लक्ष्य लेके आगे की हिंदुत्व एक विचारधारा है, लेकिन मराठी एक अस्मिता है, और मराठी भाषा को लेके कहीं भी तोड़फोड़ और लड़ाई की राजनीति न किया जाए। नहीं, लेकिन ये जो आरक्षण को लेकर एक नया विषय शुरू हो गया है कि मुंबई में आकर भूख हड़ताल होगी आज़ाद मैदान पर, आप मानते हैं कि ये बीएमसी चुनाव के इर्द गिर्द मराठी मानुष की भावनाओं को एक उबाल देने की कोशिश है? देखिए, ये पहली बार नहीं है कि जरांगे जी इस मुद्दे को उठा रहे हैं और हम उनका मान सम्मान करते हैं। वो हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे का भी मान सम्मान करते आ रहे हैं। और हाँ, जरूर मराठी मानुष को मिलना चाहिए जो मिलना चाहिए। मराठी मानुष के साथ साथ जो मराठा है महाराष्ट्र में, जो पिछड़ा मराठा है, उनको भी मिलना चाहिए जो उनके हक में है। लेकिन हर चीज संविधान के अनुसार होता है, राइट? तो आज जब आप उठ के बोलें कि मुझे भी आरक्षण या किसी और को भी आरक्षण, वो प्रावधान कैसे संभाला जिया जाए, वो माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जरूर इसके बारे में ना सिर्फ चर्चा, संवाद भी चालू है और संवेदनशीलता भी है। तो मैं नहीं मानती हूँ कि वो एक मुद्दा है जहां हम राजनीतिक रूप से कुछ कहेंगे, लेकिन हम जरूर कहेंगे कि जो मराठा मानुष, यानी कि जो मराठा ओरिजिन के हैं, थोड़े ऐसे भी सब कास्ट हैं जहां उनको नहीं मिला है जो फायदे मिलना चाहिए था, तो उनके ऊपर हम नजरअंदाज न करते हुए ये सवाल उठता है कि कैसे उनको संभाला जाए। आरक्षण हो या नहीं हो, वो दूसरी बात है। यूसुफ साहब, क्या आप मानते हैं कि सरकार इस मुद्दे को ठीक से डील कर रही है? क्योंकि बार बार सरकार के ऊपर भी ये विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि सरकार अगर सख्त होती तो इस तरह की तस्वीरें निकल कर नहीं आती। बिल्कुल सही है। देखिए, बहुत सारे केसेस होते हैं जहां सरकार का, इवन हमारी कोर्ट्स का और पुलिस का बिल्कुल ध्यान नहीं है। अगर ये सब मामले पर सू मोटो एक्शन होता कोर्ट्स का या पुलिस का एक्शन होता तो ये मामला इतना ख़राब नहीं होता। अरे, आप मुंबई में रहते हो, मुंबई हिंदुस्तान की बहुत बड़ी सिटी है, वर्ल्ड की नॉन सिटी। अगर यहाँ कोई किसी को मारता है सिर्फ भाषा के नाम पर और उसको मजबूर करता है कि तुम ये भाषा बोलो वरना मारेंगे, या किसी ने कहा कि बिजनेस करने नहीं देंगे, बिल्कुल गलत है। हमारे आइन के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर प्रांत के लोगों को हर प्रांत में घूमने का पूरा उनको फ्रीडम है। कोई बिजनेस कर सकता है, कोई भाषा बोल सकता है, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ तक मराठी भाषा बहुत प्यारी भाषा है, उसको सीखने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। बल्कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो मारामारी करते हैं, उनको चाहिए कि आप क्लासेस शुरू करो, आप टीचिंग मराठी को सिखाना शुरू करो, मराठी का आदर करो और बाकी लोगों को ये कहो कि आप भी आदर करो, सीखो, ये बहुत प्यारी ज़बान है। लेकिन आप धमकी देकर, मारामारी करके, गुंडागिर्दी करके कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। ये रिजल्ट जो 2 रिजल्ट आया पार्लियामेंट के, असेंबली के, उससे आपको मालूम होता है कि ये करने से आपको नुकसान हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ। और कॉरपोरेशन में तो बिल्कुल बहुत नुकसान होने वाला है। और जहाँ तक बीजेपी की बात है, देखिए बीजेपी ने क्या किया है कि जब 2 रिजोल्यूशन पास हुए थे, GR पास हुए थे, मुस्लिम आरक्षण हुआ था, मराठा आरक्षण हुआ था, तो हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण कैंसिल किया लेकिन मुस्लिम आरक्षण कबूल किया। कि इसके बाद भी सरकार जब आए तो उन्होंने मुस्लिम आरक्षण कैंसिल कर दिया। तो ये एक पर्टिकुलर कौम के खिलाफ काम कर रही है जो पूरा हिंदुस्तान जानता है।
इनको उस कौम के लोगों से मोहब्बत नहीं है, उनका वोट नहीं चाहिए, उनको कोई पोजीशन नहीं देनी, और बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमको इस कौम का वोट नहीं चाहिए, और हमारी पार्टी में ऐसा कोई है भी नहीं जो किसी मुस्लिम कौम का हो, तो उनको बिल्कुल हमारी कौम के लिए कुछ पड़ी नहीं है। वो बल्कि हमको बदनाम करके, हमको डरा के धमका के अपनी सियासत करते हैं। आप देखिए जो भी कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में वो अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। जहाँ तक बीजेपी की बात करता हूँ, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बार बार खड़ा होता है और पिछले 14 साल से यही चल रहा है, कब्रिस्तान, शमशान, हिंदू मुस्लिम, टोपी दाढ़ी। तो ये क्यों कर रहे हैं? अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। तो शायना जी की पार्टी ये कर रही है, आपका सीधा सीधा ये कहना है शायना जी? अरे मैं नहीं कहता हूं, जितने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केसेस हैं, हेट स्पीच के केसेस हैं, उसमें साफ लिखा है, साफ बताया गया है कि बार बार हेट स्पीच करके, इस तनाव का माहौल पैदा करके, जगह जगह मस्जिद पर झंडा लगा देना, वो हर मस्जिद को क्लेम करना कि यहाँ मंदिर था। तो ये क्यों बना, ये क्यों कर रहे हैं? ताकि उनको हिंदू के वोट को एक साथ करना है, ये हिंदू के वोट को हासिल करने के लिए। लेकिन हमारा हिंदू समझता है कि जानबूझकर हिंदू मुस्लिम का माहौल पैदा करके अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए बढ़ाने पे लगे हुए हैं। ये बार बार, इसलिए तो हिंदू बार बार शायना जी की पार्टी को सरकार में ले आ रहा है, केंद्र में भी, राज्य में भी। सर ये वोट चोरी करके आए हैं, ये तो साबित हो चुका है ना अभी। अच्छा, हिंदू समझ रहा है तो फिर बाकी क्या है? हिंदू समझ लिया शायना जी तो फिर वोट चोरी हो गया। जवाब दे दीजिए। क्या वोट चोरी, मुझे बताइए। आप बेबुनियादी आरोप लगाते रहेंगे और सोचेंगे कि सब लोग चुप बैठने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हर एक सवाल का जवाब दिया है। आप 8 महीने बाद उठ के बोले कि वोट चोरी हुआ है, कुछ साबित नहीं करते हैं, कुछ सब्सटैंशिएटेड प्रूफ नहीं, और फिर इंडिपेंडेंट एजेंसीज जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, संविधान के ऊपर आपने सवाल प्रश्न चिन्ह किया। आप बोलते हैं कि एक 70 साल की महिला थी जिन्होंने 2 बार वोट किया, इलेक्शन कमीशन ने सिद्ध किया कि वो एक बार ही वोट की, और जब इलेक्टोरल रोल्स में एक रिवीजन होता है जो होना ही चाहिए क्योंकि इंडिपेंडेंट एजेंसी का काम है ये करना, तब आप बोलते हैं कि आपको आपत्ति है तो करिए ना कंप्लेन। आपने कंप्लेन तो सिद्ध नहीं किया, सिर्फ बेबुनियादी आरोप लगाया। इससे थोड़ी ना प्रजातंत्र, लोकतंत्र में जब आप जीतते हैं तो वो जो जीता वही सिकंदर, जब हम जीतते हैं तो फिर इलेक्शन वोट टैंपरिंग, और ये कहना है कि ईवीएम में गड़बड़, इलेक्शन कमीशन में गड़बड़। ये देखिए, जब आपके पास कोई सक्रिय भूमिका नहीं रहती है, एक विजन प्लान, ब्लूप्रिंट नहीं रहती है, तो आप बिल्कुल ऐसे बेबुनियादी आरोप लगाएंगे। जो आप एक सकारात्मक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी है तो प्लीज तकरार कीजिए, जाइए इलेक्शन कमीशन को आपके सभी राय मत रखिए, रख के साथ साथ उनको बोल दीजिए कि आपकी आपत्ति क्या है, आपके पॉइंट्स क्या है। वो आपने किया ही नहीं। 8 महीने के बाद सिर्फ उठ के ऐसे बेबुनियादी आरोप लगाना, ये कहाँ का न्याय है? बिल्कुल, इस तरह के आरोप लगातार लगते रहते हैं क्योंकि सड़क से लेकर संसद तक की ये स्थिति बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र की कुछ तस्वीरें और दिखाना चाहता हूं। गणेश उत्सव की तो शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि भगवान गणेश से कुछ सीख लेते हुए ठाकरे ब्रदर्स हिंदी भाषियों के प्रेम की भाषा में बात करेंगे। हिंदी मराठियों के बीच तनाव कुछ हद तक कम हो जाएगा। इस पर मुंबई के लोगों का क्या कहना है, एक बार उनकी बातों को गौर से सुनिए। मराठी भाषा के नाम पर राज्य के अलग अलग हिस्सों में गैर मराठियों को निशाना बनाया जाता है और इस तरह की वारदातें हमें हर 2 दिनों पर सुनाई देती हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगहों से ऐसे कई लोगों की वीडियोस आए हैं जिसको देखने के बाद ये लगता है कि एक ऐसा राज्य जहां लोग 1400-1500 किलोमीटर का सफ़र तय करके आते हैं और फिर यहाँ भाषा के नाम पर जो है एक जंग जारी है। अब फिलहाल महाराष्ट्र में जो है गणेश उत्सव है और इस दौरान ये भी देखा गया है कि बड़े पैमाने पर जो गैर मराठी मजदूर हैं वो यहाँ आकर 2 से 3 महीने पहले आते हैं और फिर उसके बाद जो है गणपति और ये गणेश की जो है गणेश जी की मूर्तियाँ बनाते हैं और ये एक सिलसिला जो है एक लंबे समय से चलते आया। यहाँ पे इस चीज़ का दखल बिल्कुल भी नहीं है। मुंबई के ही लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बातचीत करेंगे। कब थमेगा ये सिलसिला, ये जो मारपीट का और भाषा के नाम पे आखिर कब थमेगा? आपको ऐसा लगता है कि भाषा का मारपीट है ये?
मुझे तो लगता है कि एक ठीक है, जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उससे लग रहा है कि दोनों तरफ से जो है चीज़ें थोड़ा सा बनावटी या कुछ इस तरह से भी दिखाई दे रहे हैं कि एक आदमी वर्गला रहा है और एक आदमी पीट रहा है और तीसरा आदमी वीडियो बना रहा है। लगता है कि पब्लिसिटी स्टंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मराठी और नॉन मराठी का विवाद यहाँ है ही नहीं है। यहाँ हमारी रोजी रोटी है और यहाँ 4 पीढ़ियों से हम बसे हुए हैं और सबसे बड़ा मराठी पब्लिक के बीच में है। मराठी मुद्दा है ही नहीं है। बेसिक मुद्दों को कैसे भटकाना, ये नेतागिरी के एक पार्ट हो गए हैं। हमारा बेसिक मुद्दा है सरकारी अस्पताल, हमारी बेसिक मुद्दा है बिल्डिंग की रिपेयर, जहाँ मराठी बस्तियाँ हैं उस रिपेयर की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। हमारा मुद्दा है रोड, हमारा एक मुद्दा है एजुकेशन, जो स्कूलें आज बंद होती चली जा रही हैं। मराठी स्कूलें क्यों बंद हो रही हैं और इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। वो मुद्दे पे कोई आता ही नहीं है जो ज़रूरी है, जो हमारा अति आवश्यक है। मराठी भाषा की स्कूलें जो बंद हो रही हैं, भाषाई स्कूलें इतनी थी सारी बंद हो रही हैं। केवल इंग्लिश स्कूलों के ऊपर जोर रहा है, मनमाना डोनेशन लिया जा रहा है, उस मुद्दे पे कोई बात नहीं करता। सर एक अहम सवाल है मेरा, चूँकि अभी गणेश उत्सव चल रहा है और आप भी जो है, आपकी नज़र जो है लंबे अरसे से इन सब चीज़ों पे रही है। बड़े पैमाने पर सर गैर मराठी भाषी यहाँ आते हैं, एक अच्छा खासा एक चैन जुड़ता है, एक सिलसिला जुड़ता है कि रोज़ी रोटी का, कि इस धार्मिक जो है महोत्सव में जो है एक रोज़ी रोटी की भी चीज़ें कैसे तलाश की जाती है। यहाँ पे जो है भाषा का कोई दखल नहीं होता, लोग आते हैं 2-3 महीने काम करते हैं। तो क्या मान लें कि इस गणेश उत्सव के बाद जो है इस तरह की चीज़ें आप देखने को नहीं मिलेंगी? ये मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा बनाया जाता है, लोगों को बरगलाया जाता है। मराठी नार मराठी का और भाषा का कोई मुद्दा ही नहीं। लोग यहाँ हर भाषी के लोग गणपति मूर्ति बनाते हैं, गणपति उत्सव बनाते हैं। मुस्लिम लोगों के जो सजावट के मेजर काम हैं जो भी हैं हिंदी भाषी करते हैं। हाँ, मुद्दा है ही नहीं है। ये मुद्दा वीडियो पे ऊपर समाचार माध्यमों ने उसको टीआरपी और अपने मुद्दे बनाने के लिए उसको बनाया जाता है कि टीआरपी कैसे चले, मराठी पे पत्र अपना पेपरों के अंदर उनकी टीआरपी कैसे बढ़े, लोगों का वैमनस्य कैसे बढ़े और लोगों की मानसिकता भटके। जो सामाजिक मुद्दा हॉस्पिटल, एजुकेशन, घर, इस चीज़ों के लोग कैसे भटक के आप सब से लड़ते रहें। भाषा का मुद्दा है ही नहीं है। ये भाषा लोग सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। आज हम लोगों को कम से कम ज़बरदस्ती वाला तरीका शायद बेहतर नहीं होगा। ज़बरदस्ती वो आर्टिफिशियल वीडियो क्लिपिंग है, वो ज़बरदस्ती है ही नहीं है। वो लोगों को, आप लोगों ने टीआरपी देना बंद कर दिया है, इसलिए टीआरपी के लिए कहीं वीडियो बनने चाहिए। मतलब आप इनडायरेक्टली यही कहना चाहते हैं कि सियासत में अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए राज और उद्धव दोनों अब ये खेल नहीं, राज और उद्धव खेल नहीं कर रहे हैं, कॉमन पब्लिक कर रही है। राज उद्धव देश प्रति लॉयल्टी है, उन्होंने प्रदेश के प्रति कार्य किया है, कार्य हैं उनके, उसको आपने। हाँ ठीक है, उससे सर इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो कार्यकर्ता जो रंगबाजी और जो गुंडाई का प्रदर्शन कर रहे हैं वो किस हद तक सही है? उसमें कहाँ सरकार कार्रवाई कर रही है ना, वो कहाँ छोड़ रही है। सिलसिले फिर भी तो बंद नहीं हो रहे हैं। बंद हो जाएंगे, और आप लोग दिखाना बंद कर दो, सब बंद हो जाएगा। मतलब कुल मिला के कि अपनी अहमियत को ही तो जाहिर करने के लिए ये चीजें की, तो उस चीज को आप बंद कर दीजिए ना, प्रचार मत करिए, वहीं ब्लॉक कर दीजिए, अपने आप बंद हो जाएगा। मुद्दा उठाइए ना। आप लोग भी अस्पताल का मुद्दा नहीं उठाते, आप लोग शिक्षा का मुद्दा नहीं उठाते, लोगों के बिल्डिंग रिपेयर के सालों से बिल्डिंगें पड़ी हुई हैं जो गरीबों की, वो रिपेयर के मुद्दे नहीं होते हैं। जो मेन मुद्दे उसको क्लिप से आप आउट कर देते हो, तो मुद्दे उठने ही है। ऐसा नहीं लगता है कि इन सारे मुद्दों को जिनका जिक्र आपने किया है, ये उन सियासी रहनुमाओं को या उन राजनीतिक हस्तियों को उठाना चाहिए जिसके लिए वो आवाम से, जनता से वोट मांगते हैं? क्यों हम उनके भरोसे डिपेंड रहे? हमारी आवाम की भी तो जिम्मेदारी है। स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए कोई नेता तो नहीं लगा था, आवाम ने ही आवाज़ उठाया था, और जब भी आवाम ही उठाई, और आवाम जब तक रास्ते पे उतरे के नेताओं को उसका कोई अहमियत नहीं है। आवाम अपने को केवल वोटिंग राइट तक सीमित कर चुकी है, और राउंड टेबल पे बहस करने के बाद, दरवाजे के बाद वो बहस बंद हो जाता है। तो उस बहस को जब शुरू होगी, आवाम अपने आप उतरेगी, नेता अपने आप आएंगे। आपको नहीं लगता है सर कि जिस तरह से जो चीज़ें चल रही है, इन चीज़ों के बीच में हमें भाषा को छोड़ के कि बुनियादी जो समस्याएं हैं, उन बुनियादी समस्याओं के बारे में बात होनी चाहिए। जो भी लीडर भाषा को लेकर बात करते हैं, तो हमें बुनियादी समस्याएं हैं उनको लेकर नहीं बात, हमारी समस्याओं को लेकर बात नहीं होनी चाहिए। अब खाली हमारी समस्या सॉल्व करो, बस उसने बस एजुकेशन। सर एक अहम बात है कि गणेश उत्सव है, चल रहा है, और हर तरह के लोग आते हैं, मराठी क्या गैर मराठी, हर एक अपनी आस्था को लेकर यहाँ तक जाता है। तब ये आस्था में तो ये सारी चीज़ें नहीं आती।
बावजूद इसके जो है मराठी को लेकर किस तरह से जो है लोगों के बीच में ऐसा नहीं लगता है कि एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की गई? दीवार कोई नहीं खड़ी करेगी। प्रचार जिस दिन रोक दोगे, इस तरह के प्रचार तंत्र को आप बंद कर दोगे, उसी दिन दीवारें खत्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं लगता कि सियासत में अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए भी तो कुछ लोग ये कर रहे हैं? लेकिन उस सियासत को जिंदा कौन रख रहा है? आप ही लोग रख रहे हैं ना। आप लोग उसको बंद कर दीजिए, प्रचार देना ही छोड़ दीजिए, अपने आप बंद हो जाएगा। आम जनता की भावनाओं को, जिसकी मुद्दे को जिस दिन आप उठाना शुरू कर देंगे और जनता जिस दिन अपनी आवश्यकताओं को, आज एजुकेशन के लिए, अस्पताल के लिए लोगों के पीछे दौड़ते हैं, सरकारी अस्पताल हो, जितने अस्पताल की दुर्दशाओं को आप देख लीजिए, जनता क्यों नहीं जिंदा हो रही है? क्या लगता है सर कि इस बीएमसी चुनाव में महाराष्ट्र की जो जनता है बुनियादी समस्याओं को देखकर वोट देगी या भाषा के नाम पर वोट देगी? बुनियादी समस्याओं पे, भाषा के नाम पर वोटिंग कभी होता ही नहीं है। लेकिन थोड़ी माहौल तो सर वैसा बनाया ही गया ना। माहौल से वो वोटिंग होती नहीं। जनता इतनी समझदार है कि वोटिंग कब और कहाँ करनी है और कैसे करनी है उतना उसे पता है, इसलिए वो भाषा मुद्दा नहीं आएगा। उनकी आवश्यकताएं मुद्दा में आएगी, बशर्ते मध्यम वर्गीय महंगाई से और इन सबों से इतना त्रस्त हो चुका है कि उसे बाकी मुद्दे इस समय ध्यान नहीं। जब चुनाव आएगा तो उस मुद्दे पे आ जाएंगे। मतलब आप ये मानते हैं कि जो जनता है उस दौरान जागृत हो जाएगी, जब चुनाव देना है तब अपने मसाइल उनको याद आएंगे? जब चुनाव का समय आएगा उस वक्त पूरी मसाइल के साथ जनता अपना वोट करेगी। वो किसी के प्रति लॉयल नहीं रहेगी, वो अपने आवश्यकताओं के प्रति लॉयल रहेगी। एक अहम सवाल है कि अभी जो है जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से राज ठाकरे का सियासी वजूद खत्म हो गया है, उद्धव ठाकरे का वजूद जो है ख़त्म करने की कगार पे जो है बीजेपी ने ला के खड़ा किया है। क्या लगता है इस बार की बीएमसी में जो है इस बार कौन अपना झंडा गाड़ेगा? राजनीति में वजूद किसी का समाप्त नहीं होता। राजनीति में जनता वजूद पैदा करती है और जनता वजूद को समाप्त करती है और जनता ले आती है। आपको उदाहरण के थ्रू चंद्रबाबू नायडू का ले लीजिए, पूरा राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो चुका था, आज आंध्रा के चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हैं। ऐसे कितने वजूद आप देखना चाहेंगे? तो राजनीति में जनता वजूद बनाती है और जनता वजूद खत्म करती है। ना किसी के बनाने से वजूद बनता है, ना किसी के बनाने से वजूद खत्म होती है। सर मेरा आखिरी सवाल है कि बीएमसी एशिया की सबसे बड़ी जो है मालदार जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इसका शुमार होता है। उसके बाद भी जो है आज की अगर हम बात करें तो आज भी जो है जो समस्याएं हैं जो का तो बरकरार हैं, और उन समस्याओं को लेकर कोई भी सियासी लीडर बात करने के बजाय बल्कि उससे कतराता है, उसे दरकिनार करना चाहता है। वजह क्या है? क्योंकि जनता निराश हो चुकी है, अपनी आवाज़ों के प्रति निष्क्रिय हो चुकी है और लोक प्रतिनिधि न होने के कारण अफसरशाही पे कोई दबाव नहीं है, इसलिए लोग निष्क्रिय हो चुके हैं कि जो चल रहा है चलने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सुना आपने कि किस तरह से जो है एक तफसीली गुफ्तगू हमारी हुई और इस दौरान जो है कई अहम बातों पर भी बातचीत हुई है, लेकिन अहम सवाल यही है कि भाषा के नाम पर जिस तरह से जो लड़ाई है, या ये लड़ाई है या ये दिखावा है या ये पब्लिसिटी स्टंट है, जो भी है, इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो महाराष्ट्र के हर शहर से, हर गांव से, हर जगह से हर 2 दिन पे इस तरह के जो है वीडियोस हमारे सामने आते हैं, जब भाषा के नाम पर जो है किसी ठेले वाले को, किसी केले वाले को, किसी स्ट्रीट पे धंधा लगाने वाले को, हर किसी को इसी तरह से जो है निशाना बनाने की जो है कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में जो है एक सवाल ये भी उठता है कि गणपति ये एक ऐसा त्यौहार है जहाँ हर तरह से हर राज्य के लोग आते हैं, और इससे जुड़ने वाले लोग कौन से हैं? वो लोग हैं जो वही 1400-1500 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ आते हैं और 2 महीने 3 महीने पहले से ही जो है गणेश उत्सव की तैयारियां करने लगते हैं, और उससे जुड़े हर वो चीज़ें जो है उनके हाथों से होती है, चाहे वो मूर्तियां बनाना हो, चाहे उनके कपड़े, चाहे पंडाल की सजावट, मतलब कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं है जो उस तबके से जुड़ी ना हो। बावजूद इसके जो है मराठी और हिंदी के नाम पे जो है कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि इन लोगों के बीच में और जो महाराष्ट्र के रहने वाले लोग हैं इनके बीच में एक दीवार खड़ी की जाए, और उस दीवार का नाम है नफरत की दीवार। कैमरामैन नितिन जाधव के साथ शाहिद अंसारी, इंडिया न्यूज़, मुंबई।
भाषा के नाम पर राज्य के हर जगह, हर शहर में हर 2 दिन पे कुछ ऐसी वीडियोज़ आती है जिससे ये जाहिर होता है कि मराठी के नाम पर किस तरह से गैर मराठियों को निशाना बनाया जाए। हालांकि इन दिनों महाराष्ट्र में जो है गणेश उत्सव की तैयारी ज़ोरों शोर से चल रही है और आपको मैं अहम बात ये बताता हूँ कि इस उत्सव में जो है शामिल होने वाले जो लोग हैं उनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो गैर मराठी हैं। यहाँ आने के पहले 2 से 3 महीने पहले वो यहाँ आते हैं और गणपति मूर्तियाँ और उससे जुड़े हर वो चीज़ें जो है उनके हाथों से बनाई जाती है। हमारे साथ मुंबई से ही जुड़े कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। ऐसा नहीं लगता कि गणेश उत्सव में जो है वहाँ के लोग तो आते हैं लेकिन फिर मराठी के नाम पे उन्हीं लोगों को निशाना बनाया जाता है? नहीं, इसमें मुझे लगता है कि ये जो गिने चुने लोग हैं जो पॉलिटिक्स करते हैं, तो ये फेस्टिवल में मराठी हो हिंदी हो ऐसा कभी हुआ नहीं है और ये अभी इलेक्शन सामने नज़र रखते हुए इन लोगों की चाल है। और ये हर 5 साल में जो बीएमसी का कॉरपोरेशन का इलेक्शन होता है तभी ये मराठी हिंदी इनका चालू होता है। तो इसको मुझे लगता है कि देशवासियों ने और ज़्यादातर हम जो आपस में एक दूसरे के साथ इतने सालों से, हज़ारों सालों से रह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वैसे ही रहना चाहिए। इन लोगों के बहकावे में आना नहीं चाहिए। बिल्कुल बहकावे में नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं लगता है कि बीएमसी इलेक्शन से पहले हमारे जो बुनियादी मुद्दे हैं उनके बारे में तो बात नहीं होती, जो गैर ज़रूरी मुद्दे हैं उनके बारे में जो है बात तो छोड़िए, मार काट की नौबत आ रही है। वही हो रहा है और जो गिने चुने मुद्दे जो है, जो लोगों की ज़रूरत है, अभी प्रशासक है इसलिए कोई ये मुद्दे नहीं उठा रहा है, लेकिन हालांकि मराठी और हिंदी ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। और ये मराठी हिंदी मुद्दा बना के कुछ लोग एक कम्युनिटी के वोट अपने तरफ खींचना चाहते हैं। इससे उनको बस ये इलेक्शन के मौके पे उनको एक मुद्दा मिल सकता है, लेकिन देशवासी जो भी हो, हिंदी हो मराठी हो, जो यहाँ पे जो भी रोजगार के लिए आते हैं वो इकट्ठा रहे, इन लोगों के बहकाव में ना आए। मतलब हम ये मान लें कि लोग अपना सियासी वजूद बनाने या बचाने के लिए जो है इस तरह का सहारा लेते हैं। खासकर राज और उद्धव की भी बात कर सकते हैं। सही बात है, उनका एजेंडा ही है और उस वजह से वो ये इलेक्शन के बीच में उनको अभी 2-4 महीने में जो कॉरपोरेशन इलेक्शन आएगा वही मुद्दा बना के वो ये कर रहे हैं। 6-7 साल 10 साल में तो वो ये भूल गए थे कि मराठी और हिंदी ऐसा कुछ है। अभी बीच में सडनली वो ये लेके आते हैं तो उनके पीछे का जो राज है वो यही दिख रहा है कि राज के पीछे का राज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है किस हद तक कामयाबी मिलेगी ये जो मुद्दे भाषा के नाम पे जो है निशाना लोगों को बनाना, इसमें क्या लगता है कि मराठियों के वोट उन्हें मिल पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी बीच में जो इलेक्शन हुआ है पदपीढ़ी वाला, बेस्ट की पदपीढ़ी, तो उसमें तो सुपड़ा ही साफ हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो पूरा का पूरा मराठी हिंदी, बहुत छोटा था वो। बिल्कुल बिल्कुल, छोटे चुनाव में इनका कुछ चला नहीं, दोनों साथ आए, मराठी वर्सेस हिंदी या मराठी वर्सेस गुजराती या मराठी वर्सेस कन्नड़ा, जो भी ये करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये इनकी मन शांति के लिए ये विषय हो सकता है, लेकिन इससे उनको सक्सेस मिलेगा इसका 0.0% भी मुझे नहीं लगता कि उनको ये फ़ायदा होगा। क्या लगता है कि भाषा के नाम पर जो ये नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है, इसमें किस हद तक इनको कामयाबी मिलेगी? बिल्कुल नहीं, अब देश बहुत आगे चला गया है, लोग अब इकट्ठा हो रहे हैं, हिंदू मेजॉरिटी जो है वो इकट्ठा हो रही है। अब जात पात ये अब बहुत पीछे चला गया, प्रांत और भाषा के तौर पे जो 1950 में चलता था वैसा क्लाइमेट नहीं है अभी। यहाँ का आदमी यूपी में रह सकता है, यहाँ का आदमी बिहार में रह सकता है, बिहार का आदमी मुंबई में रह सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी ये इस हालत में ऐसा कुछ होगा और उनको ये सक्सेस मिलेगा। आप बताइए कि भाषा के नाम पे जो राज्य के अलग अलग हिस्से में जो वारदातें हो रही हैं, इसे किस हद तक आप जायज़ समझते हैं कि भाषा के नाम पे किसी को भी गैर मराठी को निशाना बनाना? नहीं, ये तो बराबर नहीं है, लेकिन हमारी जो मुंबई है या महाराष्ट्र है, मुंबई के जो लोग हैं यहाँ पे जो मराठी भाषा का जो प्रयोग होना चाहिए, और जो बोल रहे हैं कि अगर मराठी नॉन मराठी है तो उन्होंने मराठी थोड़ा सीखने का कोशिश तो करना चाहिए। उसकी अहमियत को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, आप यही कहना चाहते हैं ना? लेकिन जबरन कितना जायज़ है? नहीं, जबरन नहीं, लेकिन लोगों ने थोड़ा सा ये करना चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु जैसे है स्टेट, साउथ के जो भी स्टेट्स है वहाँ पे आप देखेंगे तो वो कंपलसरी है। हम तो यहाँ पे ऐसे नहीं बोल रहे, लेकिन जो गुजराती है, मारवाड़ी है या जो भी यूपी वाले हैं या कोई भी रहेंगे तो उन्होंने थोड़ा सीखना तो चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उनको यहाँ पे बिजनेस का सवाल है मेरा आपसे कि गणेश उत्सव चल रहा है, 2-3 महीने पहले से वही गैर मराठी लोग आ जाते हैं यहाँ, मूर्तियाँ बनाते हैं, कपड़े, एक कोई ऐसी पंडाल, कोई ऐसी चीज़ बची नहीं है कि जो वो ना बनाए। फिर ये भाषा का मुद्दा उनके ही साथ क्यों? नहीं, ऐसा नहीं, सब लोग के लिए ही है, सब लोग के लिए। मुंबई मराठी जो मराठी लोगों की मुंबई है,
हमारा जो मुंबई जो चालू हुई वो मराठी लोगों से चालू हुई है, तो इसके लिए जो मराठी का मुद्दा है वो तो रहेगा। फिर आपको क्या लगता है कि राज और उद्धव को कितनी कामयाबी मिलेगी इस मुद्दे पे, अगर बुनियादी समस्याएं छोड़ के इस पे बात करना है? इसके अलावा भी तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके बारे में बात होनी चाहिए। नहीं, इसके अलावा वो भी बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी बात कर रहे हैं, लेकिन वो मूल मुद्दा जैसे बोल रहे हैं वो बराबर है, उसके अलावा भी बात हो रही है, जैसे कि संविधान। जितनी अहमियत इसको दी जा रही है उतनी उनको तो नहीं दी जा रही ना, जो हमारे बुनियादी समस्याएं हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो बराबर काम कर रहे हैं और संविधान को लेके सब लोग चल रहे हैं। अभी हमारी वर्षाताई गायकवाड़ जो कांग्रेस की नेता है, हमारे राहुल जी जो इंटरनेशनल लेवल पे अभी इशू चालू किया उन्होंने, तो अभी आप देख रहे हैं वर्षाताई जो है हमारी कांग्रेस की नेता है, या हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के हर्षवर्धन सपकाल जी है, सब लोग ने लेके मुद्दा चले हैं। अभी आप देख रहे हैं सेंट्रल में क्या हो रहा है। एक सवाल है मेरा आपसे, बीएमसी के इस चुनाव में राज और उद्धव को कितनी कामयाबी मिलेगी? अगर भाषा की बात की जाए, भाषा के नाम पे जो जिस तरह से माहौल बनाया गया, उन्हें कितनी कामयाबी मिलेगी? नहीं, भाषा के मुद्दे के ऊपर आप ऐसा मत बोलिए, क्योंकि दूसरे भी मुद्दे वो सब मुद्दे चलाते हैं। और आप देखेंगे कि माँ विकास आघाड़ी जो है उनको अच्छी तरह से वोटिंग होगा और देखते हैं उनका मेयर अपना आ सकता है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है हमको। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कि अपनी बातें आपके सामने रखी, आपने सुना है कि लेकिन कोई भी शख्स जो है भाषा को लेकर जोर ज़बरदस्ती वाला जो रास्ता है उसे कोई भी जायज़ करार नहीं दे रहा है।